रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी निलपोटेंट ग्रुप्स के हवाले से और कल के लेक्चर में हमने निलपोटेंट ग्रुप्स को साबित करने के लिए डेफिनेशन के अलावा भी कुछ रिजल्ट्स को स्टडी किया था। आज के काम में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निलपोटेंट ग्रुप्स और इस काम को करने के लिए हम जो कल हमने रिज़ल्ट्स पढ़े थे उन्हें हम बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहला रिज़ल्ट इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, थ्योरम है कि शो डैट every subgroup of nilpotent group is nilpotent. Every subgroup of nilpotent group is nilpotent. याद रखिएगा कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर के मुतालिक बात कर रहे हैं, ग्रुप के ख़ास ग्रुप के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम इसके इमीडिएट सब स्ट्रक्चर जो सा है, ओबियसली अगर ग्रुप है तो उसका इमीडिएट सब स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा, सब ग्रुप आ जाएगा, उसके मुतालिक उसकी एबिलिटीज़ के मुतालिक देख सकें। जैसे आप जानते हैं कि हमने साबित किया हुआ है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अबिलियन केस में के अंदर बात मौजूद है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन इज अबिलियन। और जिस तरह से जब हमने सॉल्युबल की बात की थी तो हमने साबित किया था सबसे पहले कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि जब हमें किसी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी मुयसर आ जाए तो इस तरह के रिज़ल्ट हमें गाइड कर देते हैं कि इसके जितने भी सब स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसी सेम प्रॉपर्टी के हवाले से फॉलो कर देंगे बात को कि अगर अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, अबिलियन। अगर वो साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। इसी तरह से पहली बात हम ये साबित करने लगे हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिएगा, इसकी पहले एक हम मिसाल देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें जी हमने ले लिया Z4, ठीक है। Z4 कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एडिशन अंडर मॉड्यूलेशन अंडर मॉड्यूल 4 अंडर एडिशन मॉड्यूल 4। अब चूंकि ये साइक्लिक है और साइक्लिक के मुतालिक हम साबित कर चुके हुए हैं कि सारे के सारे निलपोटेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z4 निलपोटेंट हो गया, साबित किया हुआ है। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z4 का जौन सा भी सब ग्रुप होगा, ख्वाह वो अबिलियन, ऐसा ख्वाह वो ट्रिवियल है, ख्वाह वो नॉन ट्रिवियल है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, निलपोटेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर इसका एक सब ग्रुप ले लूँ, H बराबर है मेरे पास 0 2, हम जानते हैं कि सब ग्रुप है किसका, Z4 का। तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक H भी हमारा क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। हमें बाकायदा तौर पर H के ऊपर निलपोटेंट की डेफिनेशन या इसके किसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए ज़रा अब इसके प्रूफ की तरफ देखते हैं। साबित हमने ये करना है कि जी के हर एक सब ग्रुप जोन सा है किसी भी निलपोटेंट ग्रुप का, ये हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होता है। देखिएगा इसका प्रूफ, लेट H be any subgroup of a nilpotent
ग्रुप G। हमने क्या कहा, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप G। G हमारे पास क्या है, निलपोटेंट है। ये देखिएगा जरा, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये कोई सब ग्रुप H है, ये हमारे पास G है, G हमारे पास निलपोटेंट है, G हमारे पास क्या है, निलपोटेंट है। हमने काम किसके ऊपर करना है, H के ऊपर करना है, ठीक है। H जो सा G का सब ग्रुप है, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है कि हमने H को साबित करना है कि ये हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। यही बात हम नीचे टारगेट में लिख रहे हैं कि वी आर टू शो दैट क्या साबित करना हमने कि H जोन सा है क्या होना चाहिए, इज निलपोटेंट। हमने क्या साबित करना है, H हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट। वी आर टू शो दैट H इज निलपोटेंट। मीन्स G इज निलपोटेंट। अगर G चूंकि निलपोटेंट है, इसका मतलब क्या है, G में एक सेंट्रल सीरीज होगी। दिस इंप्लाइज दैट G हैज अ सीरीज। ऑब्वियसली सीरीज कैसी है, G बराबर है G नॉट कंटेन्स G1 contains G2 contains so on contains Gk is equals to E। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। such that commutator of Gi minus 1 G is contained in Gi where 1 lesser equal to I lesser equal to K। Since G is nilpotent implies that G has a series। हमें G में एक सीरीज मिलेगी, obviously सेंट्रल सीरीज मिलती है। G बराबर है G नॉट कंटेन्स G1 अप टू सोन कंटेन्स G के बराबर है E के। इसको हमने नंबर 1 कह दिया। सच दैट कि कम्यूटेटर ऑफ Gi माइनस 1 G कंटेन करता है किसके अंदर, Gi में, और I की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर तो K तक। ये वही रिजल्ट है जो हमने कल बतौर रिमार्क लिखा था, और मैंने कहा था कि हम जब इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी निलपोटेंसी के लिए। ये तो बात हमने बेसिकली लिखी है G के हवाले से, लेकिन हमारा ताल्लुक है वो किसके साथ है, H के साथ है। तो अगर हमने H को निलपोटेंट साबित करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें H में एक ऐसी नॉर्मल सीरीज फाइंड आउट करनी है जिसमें क्या खूबी आ जाए कि वो सेंट्रल सीरीज बन जाए, या उसकी लोअर सेंट्रल सीरीज जो सी टर्मिनेट कर जाए, या इस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे हम, या हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई हम उसके अंदर शक्ल पैदा कर दें कि जो हमारे लिए H की निलपोटेंसी को साबित कर दे। मतलब कि जो हमारा रोड मैप होगा वो ये होगा कि हम ये बेसिकली साबित करने की कोशिश करेंगे कि Hi माइनस 1 कोशंट H कोमा H कंटेन करे किसके अंदर, Hi में। ये टारगेट होगा हमारा H के लिए, ठीक है। इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, और इस रिजल्ट की मदद से हम जोन सा है साबित करेंगे कि H जोन सा है वो G में, वो H जोन सा वो हमारे पास क्या हो जाए, निलपोटेंट हो जाए। अब जरा गौर कीजिएगा, H की निलपोटेंसी चाहिए तो सबसे पहले जो भी चीज़ हमने अप्लाई करनी है, जो भी हमने टूल अप्लाई करने हैं, सबसे पहले हमें H की एक नॉर्मल सीरीज रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें H की एक नॉर्मल सीरीज रिक्वायर्ड है। अब देखिएगा कि वो नॉर्मल सीरीज हम बना किस तरह रहे हैं। हम क्या करते हैं, सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का इंटरसेक्शन H से लेते हैं। सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का हम इंटरसेक्शन किससे लेते हैं, H से लेते हैं।
तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये देखिएगा H इंटरसेक्शन G बराबर आ जाएगा किसके, H इंटरसेक्शन G नॉट कंटेन्स H इंटरसेक्शन G1 कंटेन्स so on contains H intersection GK is equal to E। ये इज इक्वल टू ई क्यों हुआ अभी मैं बताता हूं आपको। H इंटरसेक्शन जी के, और चूंकि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हमेशा स्क्वीज कर देता है, तो जब और जी के की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में, सीरीज नंबर 1 में किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो जब हम H का इंटरसेक्शन जो सा है वो जी के यानी कि ई के साथ लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा। अब हम अपनी सहूलत के लिए इस सारी सीरीज को नए नाम से लिख देते हैं, और ये देखिएगा जरा, और H इंटरसेक्शन G इसको यानी कि मैं H लिख सकता हूं क्योंकि H का ऑपरेशन स्क्वीज करता है, छोटा जवाब आता है H नॉट कंटेन्स H इंटरसेक्शन G1 को मैं H1 का नाम देता हूं, कोई ना कोई तो आंसर आएगा, उसको मैंने H1 कह दिया, कंटेन सो ऑन, और सहूलत के लिए H इंटरसेक्शन GK को मैंने HK कह दिया, विच इज इक्वल, से मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया, और इसको मैंने नंबर 2 बोल दिया, इसको मैंने नंबर 2 बोल दिया। क्या किया मैंने यहां पर कि सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का इंटरसेक्शन किससे ले लिया हमने, H से ले लिया, तो क्या बन गया, H इंटरसेक्शन G किसके बराबर आ गया, H इंटरसेक्शन G नॉट कंटेन्स H इंटरसेक्शन G1 सोन कंटेन्स H इंटरसेक्शन G के। अब चूंकि G के सीरीज नंबर 1 में किसके बराबर है, E के बराबर है, तो जब H का इंटरसेक्शन E से लेंगे तो आंसर क्या आएगा, E आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन के केस में अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो अगर एक दूसरे का सबसेट हो तो आंसर में सबसेट आता है। ठीक है, इस बात को हमने नीचे और सहूलत के लिए क्या किया कि हमने बजाय के बड़ी बड़ी टर्म लिखने के हमने उसको एक एक नाम दे दिया। अब H इंटरसेक्शन G, चूंकि H G का सबसेट है, सब ग्रुप है तो सबसेट भी होगा, तो लिहाजा H इंटरसेक्शन G का जवाब क्या आ जाएगा, H बराबर किसके आ गया, H इंटरसेक्शन G नोट से भी जवाब मेरे पास जो आना है उसको मैंने H नोट बोल दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, H नोट बोल दिया सीरीज बनाने के लिए। कंटेन्स H इंटरसेक्शन G1, ये कोई ना कोई तो आंसर आना है, उस आंसर को मैंने H1 कह दिया। ऐसे जो H इंटरसेक्शन G2 होगा उसके आंसर को मैंने क्या बोल दिया, H2 बोल दिया, और चलते गए, और आखिर में H इंटरसेक्शन GK है तो उसको सीरीज बनाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, HK, और HK किसके बराबर आ गया, E, तो इसको मैंने कह दिया सीरीज नंबर 2। अब आप देखें तो सीरीज नंबर 2 की हर एक टर्म जोन सी है ये H में कन्वर्ट हो गई है, ये किस में कन्वर्ट हो गई है, H में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें साबित क्या करना है कि ये जो हमारे पास सीरीज है, अच्छा ये जो हमारे पास सीरीज है ये हमारे पास क्या बन जाए, H के लिए जोन सा वो सेंट्रल सीरीज बन जाए, क्योंकि हम सेंट्रल सीरीज बेसिकली नीलपोटेंसी की जो बात करनी है, लेकिन यहाँ पर हम नीलपोटेंसी को अप्रोच करने के लिए मैंने बताया कौन सा मेथड यूज करेंगे कि जिसके अंदर हम कम्यूटेटर को अप्लाई करें, लेकिन पहली शर्त वही रहेगी, पहली शर्त हमारे पास वही रहेगी कि हर एक आने वाली टर्म जोन सी है वो जी में क्या होनी, जो हम जैसे हम जानते हैं, जैसे सीरीज नंबर 1 के मुतालिक हमने बात की थी कि सीरीज नंबर 1 जोन सी है वो सिर्फ जी की सीरीज है, इसके अंदर दो बातें मौजूद हैं। पहले ये जो हमने कम्यूटेटर वाली जो सी कंडीशन है ये दरअसल हमने सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की सेकंड कंडीशन को कोप अप करने के लिए बनाई है। ठीक है, पहली कंडीशन अपनी जगह पे बरकरार है कि जी आई यानी कि हर एक टर्म जो सी है वो अपने ग्रुप में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। इसी तरह से अब हमें नीचे क्या साबित करना होगा, सीरीज नंबर 2 को नीलपोटेंसी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले हम ये साबित करेंगे कि सीरीज नंबर 2 में आने वाली हर एक टर्म जो सी है ये अपने H में क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, कि H आई नॉर्मल हो किसमें, H में, H आई नॉर्मल हो किसमें, H में। सीरीज नंबर 2 के हवाले से बात हम करने लगे। एस देखिएगा जरा, जी आई नॉर्मल है G में, एस जी आई नॉर्मल है किसमें, G में। कैसे पता चला, सीरीज नंबर 1 चूंकि G नीलपोटेंट है
जी निलपोटेंट है, तो जी की जो हमने सीरीज नंबर 1 ली है जो कि नॉर्मल सीरीज है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि हर एक जी आई जोन से है वो जी में क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, अब क्या करें, दोनों साइड्स का इंटरसेक्शन एच से ले लें, तो दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन जी आई इज नॉर्मल इन एच इंटरसेक्शन जी। H इंटरसेक्शन जी आई इज नॉर्मल इन H इंटरसेक्शन जी। अब जरा आप इनकी कीमतें देखिए जरा, H इंटरसेक्शन जी आई दरअसल किसके बराबर आ रहा है, एच आई के बराबर आ रहा है, और H इंटरसेक्शन जी किसके बराबर है, H के बराबर है। किसके बराबर है, H के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज नंबर 2 के हवाले से एच आई नॉर्मल है किसके अंदर, H के अंदर 1 लेसर इक्वल टू आई लेसर इक्वल टू के, कि हर एक आई के लिए जो एच आई है वो नॉर्मल हो गया किसके अंदर, एच के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि निलपोटेंसी साबित करने के लिए जो पहली शर्त थी वो तो हमने साबित कर दी है कि एच आई जोन सा है वो नॉर्मल है किसके अंदर, एच के अंदर, सीरीज नंबर 2 के हवाले से। अब हमने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, और अब सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम जोन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, वही रिजल्ट है जो हमने कल साबित किया है। कल हमने डिस्कस किया था कि कम्यूटेटर के ज़रिए हम साबित करेंगे कि एच के अंदर ये वाली खूबी मौजूद है। आइए देखते हैं। के लिए ना आप इस रिजल्ट को एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ आपके सहूलत के लिए। अ ग्रुप G इज निलपोटेंट, एक ग्रुप G क्या होगा, निलपोटेंट होगा इफ, ये देखिएगा जरा, इफ G हैज a normal series, if G has a normal series, जैसे फर्ज कर लें G बराबर है G नोट contains G1 contains GK is equals to E, where each GI is normal in G such that commutator of GI minus 1 कोमा G कंटेन करे किसके अंदर, GI में, where 1 लेसर इक्वल टू I लेसर इक्वल टू K। ये ज़रा मैंने दोबारा से रिकॉल करवाया है रिजल्ट जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं निलपोटेंसी साबित करने के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि G निलपोटेंट होगा इफ़ G हैज़ ए नॉर्मल सीरीज़, G में आपको एक नॉर्मल सीरीज़ मिले, G बराबर है G नोट कंटेन्स G1 सो ऑन कंटेन्स GK इज इक्वल टू E, वेयर क्या बात आ जाए, हर ईच GI इज नॉर्मल इन G। यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं है G की निलपोटेंट की डेफिनेशन, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है और जो हम रिजल्ट साबित कर रहे हैं। एक बात दोनों में कॉमन कि नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों में कॉमन कि हर एक टर्म जोन सी है अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो। सिर्फ फर्क कहां पे पड़ रहा है, सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हम हर एक नॉर्मल फैक्टर को सेंट्रल सबग्रुप साबित करते हैं जी कोएफिशिएंट GI का, सिर्फ वहां फर्क पड़ रहा है। हम वो काम करने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हम ये बात साबित कर दें कि कम्यूटेटर ऑफ GI माइनस 1G ये कंटेन कर जाए किसके अंदर, GI के अंदर, तो हम कहते हैं कि G जोन्स है वो हमारे पास क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। ठीक है, अब यही काम हम यहां पर भी कर रहे हैं, H के लिए भी कर रहे हैं। जरा देखिएगा एक मिनट, H के लिए हमने जो सीरीज बनाई उसको हमने सीरीज नंबर 2 बोला, उसकी नॉर्मेलिटी की बात हमने यहां पर नहीं की, लेकिन ओबियस बात है सीरीज नंबर 2 जोन सी है वो नॉर्मल है, सीरीज नंबर 2 जोन सी है वो क्या है, नॉर्मल है। हमने इसलिए बात कहां से शुरू की है कि यहां से बात शुरू की है कि ईच GI जोन सा है वो नॉर्मल किस में हो, हमारे पास G में नॉर्मल हो। ठीक है, अच्छा वो ओबियस क्यों है, पहली बात है कि सीरीज नंबर 2
ऑब्वियसली नॉर्मल सीरीज क्यों है, जरा इसका जवाब आप लोग थोड़ा सा सोच के रखें। हिंट मैं दे देता हूं कि यहां पर हम नॉर्मल सब ग्रुप के क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके ज़हन में आ गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, किस आर्गुमेंट की तरफ है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो अभी हमने सीरीज, चलो मैं सीरीज दोबारा से लिखता हूं। ये वाली जो सीरीज हमने लिखी थी कि H इंटरसेक्शन G बराबर किसके है, H इंटरसेक्शन G नॉट कंटेन्स H intersection G1 contains H intersection G2 contains so on contains H intersection GK। ठीक है, ये वो सीरीज है। ठीक है, अब इसमें क्या खूबी आ रही है कि सीरीज ये बेसिकली क्या है, सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का इंटरसेक्शन हमने H से लिया और सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म G1 थी, G2 थी, अप टू GK, ये सब के सब G में क्या है, नॉर्मल है। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, हमने इन तमाम अलहदा टर्म्स का जो हमने इन तमाम टर्म्स का जो इंटरसेक्शन है वो किसके साथ लिया हुआ है, H के साथ लिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि सीरीज नंबर 2 को हमने नॉर्मल क्यों बोला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका तस्करा नहीं किया और सहूलत के लिए इस सीरीज को हमने क्या लिख दिया कि दिस इंप्लाइज दैट H is equals to H naught contains H1 contains H2 contains so on contains HK, जो किसके बराबर मेरे पास आ गया था, E के बराबर आ गया था, जिसको हमने सीरीज नंबर 2 बोला था। ठीक है, ये सारी कहानी थी जो मैंने थोड़ी सी बताई और थोड़ी सी मैंने छुपा ली थी। ठीक है, अब मैंने कुछ मिसाल उसके अंदर आपको तफसील दोबारा बता दी है कि ये मेन रिजल्ट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस रिजल्ट में और निलपोटेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि सेंट्रल सीरीज साबित करनी है। सेंट्रल सीरीज की 2 कंडीशंस हैं, हमने सिर्फ दूसरी कंडीशंस के अंदर रद्द-बदल किया है कि जहां पे हम कोशेंट ग्रुप्स के यानी कि जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं उनको सेंट्रल सब ग्रुप साबित करते हैं, उसकी बजाय अब हम यहाँ पे कम्यूटेटर्स के जरिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सीरीज नंबर 2, ये मैंने गुफ्तगू आपको क्यों करके बताई है, मैंने जो अभी आर्गुमेंट्स दिए उसमें मैंने सीरीज नंबर 2 के नॉर्मल होने का तज़किरा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑब्वियस बात थी कि सीरीज नंबर 2 हमारे पास क्या थी, नॉर्मल थी। वो नॉर्मल क्यों थी उसके मुतालिक मैंने छोटी छोटी सी आपको यहाँ पे हिंट दिए और मेरा ख्याल है कि आप अप्रोच कर गए होंगे उस रिजल्ट की तरफ जिस तरफ मेरा इशारा है। अगर इस बात की आपको समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि फिर मैं आपको मजीद गाइड कर सकूँ इस हवाले से। ठीक, इस नंबर 2 के लिए एक शर्त तो पूरी कर दी है कि HI जोन सा है वो नॉर्मल है किसके अंदर, H के अंदर। ठीक है, अब हमें शर्त नंबर 2 के लिए चलना है, हमें किसके लिए चलना है, शर्त नंबर 2 के लिए चलना है। अब ये हम नीट काम करने लगे। ठीक है, ये सारी डिस्कशन जोन सी थी ये हमारी प्रूफ के अंदर शामिल नहीं होगी, ये सिर्फ जरा हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सारी बातों को लिखा है। अब जरा देखिएगा, एज HI-1 कंटेन करता है GI-1 में और H कंटेन करता है हमारा G में। लिख सकते हैं हम इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो हमें समझ ना आ रही हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, गौर कीजिएगा जरा, दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटर में बना रहा हूं HI-1 कोमा H, ये जो कम्यूटेटर है ये कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, कम्यूटेटर ऑफ GI-1 और G में, और ये कम्यूटेटर कंटेन करता है किसके अंदर, GI के अंदर। किसके अंदर कंटेन करता है, GI के अंदर। ये मुझे कैसे पता चला, फ्रॉम सीरीज नंबर 1, क्योंकि G की नीलपोटेंसी इस्तेमाल की है। G की क्या इस्तेमाल की है, नीलपोटेंसी इस्तेमाल की है। तो जो कम्यूटेटर है GI-1 G का, ये किस में कंटेन करेगा, GI में कंटेन करेगा। तो लिहाजा यहां से मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट HI-1 कोमा H का कम्यूटेटर ये कंटेन किसके अंदर कर गया मेरे पास, GI में। कंटेन किस में कर गया मेरे पास, GI में। हमें साबित क्या करना है कि ये किस में कंटेन करना चाहिए, H में कंटेन कर, HI में कंटेन करना चाहिए। किस में कंटेन करना चाहिए, HI में कंटेन करना चाहिए।
चलिए आइए देखते हैं आगे हमने क्या करना है। आखिरी टर्म की आखिरी स्टेप में हर एक टर्म का इंटरसेक्शन हम h से लेते हैं, तो कम्यूटेटर ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास, h i माइनस वन इंटरसेक्शन h कोमा h इंटरसेक्शन h कंटेन करेगा किसके अंदर, h इंटरसेक्शन gi में। तो दिस इंप्लाइज दैट commutator of h i माइनस वन कोमा h, और ये कंटेन किस में कर देगा, h i में, क्योंकि h इंटरसेक्शन g i किसके बराबर है, h i के बराबर है, 1 लेसर इक्वल टू i लेसर इक्वल टू k। ठीक होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो निलपोटेंसी के लिए सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड थी उसको भी हमने साबित कर दिया। तो लिहाजा यहाँ से हम नतीजा क्या निकालेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट h इज निलपोटेंट, h हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या देंगे हम, हेंस एवरी सब ग्रुप of nilpotent group is nilpotent. Every subgroup of nilpotent group is nilpotent। ठीक है, किया क्या हमने कि h i माइनस वन h का जो कम्यूटेटर है, ये देखिएगा स्टार्ट कहां से किया था कि h i माइनस वन h का जो कम्यूटेटर है ये किस में कंटेन कर है, g i माइनस वन g में, और ये किस में कंटेन करता है, g i में। क्यों g i में कंटेन करता है, क्योंकि g हमारे पास निलपोटेंट है, अगर g निलपोटेंट है तो g में ये प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है, तो फिर हमने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के जरिए क्या लिख दिया कि कम्यूटेटर ऑफ h i माइनस वन h कंटेन किस में कर गया, g i में। हमें असल में किस में कंटेन करवाना है, h i में। उसके लिए हमने क्या मेथड अप्रोच किया कि हमने हर एक टर्म का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लिया है, h के साथ ले लिया। h i माइनस वन इंटरसेक्शन h, जवाब क्या आएगा, छोटा सेट, क्योंकि h i जोन से वो h के क्या हैं, सब ग्रुप हैं। तो h i माइनस वन h का जवाब क्या आ जाएगा मेरे पास, h i माइनस वन आ जाएगा। h का h के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, h आ जाएगा। तो कंटेन किस में कर गया, h इंटरसेक्शन gi। जब हमने इंटरसेक्शन के अप्लाई किया था हर एक टर्म के साथ सीरीज नंबर 1 के लिए, तो h इंटरसेक्शन gi को हमने क्या कीमत दी थी, hi, जैसे h इंटरसेक्शन g1 क्या था हमारे पास आ गया था, h1। h इंटरसेक्शन g2 को हमने क्या नाम रखा था, h2। ऐसे इन जनरल h इंटरसेक्शन gi को हम क्या नाम रखेंगे, hi। तो क्या कुल बात बन गई कि h i माइनस वन h का जो कम्यूटेटर है ये किसमें सब कंटेन कर गया, हमारे पास h i में कंटेन कर गया फॉर ऑल i1 से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है, k तक वेरी कर रहा है। तो नतीजा क्या हुआ, h हमारे पास क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। और कंक्लूजन रिमार्क क्या आ जाएगा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। ठीक है, इस बात के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि जब भी हमें कोई निलपोटेंट ग्रुप मुयस्सर आएगा उसका हर एक सब ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। उसके मुतालिक अब हमें कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर क्या निलपोटेंसी मौजूद है या नहीं मौजूद। जैसे फर्ज कर लें अगर मैंने कहा कि डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 जोन सा है ये निलपोटेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिजल्ट की बदौलत D4 का जोन सा भी सब ग्रुप आप लेंगे, बेशक वो ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल हो, दोनों सूरतों में इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, निलपोटेंट है। इसी तरह से अगर हम इनफाइनाइट ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन लेते हैं। अब चूंकि ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन अबेलियन होने के नाते क्या हो चुका, निलपोटेंट हो चुका। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन का जोन सा भी सब ग्रुप लेंगे वो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या हो जाएगा,
निलपोटेंट हो जाएगा। इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम बात कर लें अंडर कॉम्प्लेक्स एडिशन, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, निलपोटेंट होगा। जब ये निलपोटेंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का के ग्रुप का जोन सा भी हम सब ग्रुप लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ऐसे ही R2 है, R3 है, Rn है, ये तमाम के तमाम जोन से हैं, अबेलियन ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एडिशन ऑपरेशन के तहत। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 के मुताबिक उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, निलपोटेंट हो जाएंगे। आइए जरा इसकी थोड़ी सी हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हम इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। मेरी असल में कोशिश ये होती है आप लोगों के लिए कि चीजों को इंटरप्रिटेशन जितना मैं आसान कर सकूं विजुलाइज करने में उतना कर सकूं। देखिएगा, अगर मैं G ले लेता हूं, फर्ज कर लीजिए R2 अंडर एडिशन, हम जानते हैं कि ये R2 जोन सा है हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस होती है। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, वैसे हम इसको कैसे बना सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं x y such that x y belongs to R। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ग्रुप। अब ये निलपोटेंट है। ये क्यों निलपोटेंट है, G इज निलपोटेंट एज G इज निलपोटेंट। क्यों निलपोटेंट है, बिकॉज G इज एबिलियन, क्योंकि ये एबिलियन है। तो इसका मतलब क्या है, therefore each subgroup of G is nilpotent। अभी रिजल्ट किए हमने कि इसका हर एक सब ग्रुप जोन सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, निलपोटेंट होगा। जरा देखिएगा ये बात मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं कि फर्ज कर लीजिए लेट H इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में ले रहा हूं x, 0 सच डेट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, और ये आप जानते हैं सब ग्रुप है किसका, G का। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकली किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, H में क्या शामिल है, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जहां पर y कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जोन सा कार्टेशियन प्लेन है उसमें ये कौन सी चीज आ रही है, x एक्सिस आ रही है। कौन सी चीज आ रही है, x एक्सिस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सारे का सारा हमारे पास क्या है, R2 है। सारे का सारा हमारे पास क्या है, R2 है, और ये हमारे पास क्या हो चुका हुआ, निलपोटेंट हो चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका जोन सा भी हम सब ग्रुप लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ये जो मैंने H लिखा है x0 के पेयर्स, इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकली हम कहां पे मौजूद हैं, x एक्सिस पे मौजूद हैं। ये जो मैंने H बराबर लिखा है x0 का पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है किसकी, x एक्सिस की। किसकी है ये डेफिनेशन, x एक्सिस की है। ठीक है, इसी तरह से अब चूंकि G निलपोटेंट है, इसका मतलब है x एक्सिस भी ज्योमेट्रिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास निलपोटेंट हो जाएगा। इसी तरह से क्या बात आ रही है, और हमने कल पढ़ा कि एवरी निलपोटेंट इज सॉल्युबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस ना सिर्फ निलपोटेंट होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसी तरह से जो y एक्सिस है ये भी हमारे पास क्या होगा, निलपोटेंट हो जाएगा। इस तरह से इसके अलावा R2 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं, जो वो आप बेशुमार सब ग्रुप्स बना सकते हैं, वो सारे के सारे जोन से होंगे
इसके अंदर क्या हो जाएंगे, नीलपोटेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम R3 ले लें तो उसके अंदर आप जानते हैं कि 3 तरह की एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा, जी एक्सिस आ जाएगा। और चूंकि R3 जोन्स है वो हमारे पास अबिलियन है, अबिलियन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नीलपोटेंट हो जाएगा। जब वो हमारे पास नीलपोटेंट हो जाएगा तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि उसका हर एक सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। वहां पे नीलपोटेंसी कैसे नजर आएगी, वहां पर आपके पास एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, जी एक्सिस हैं, इसके अलावा एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ये सारे के सारे उसके अंदर क्या हो जाएंगे, नीलपोटेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इस बात को Rn तक ले जा सकती हैं। ये सारी की सारी जोन से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब ये इनफाइनाइट ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं कि इनफाइनाइट ग्रुप्स के अंदर अगर हमें नीलपोटेंसी को अप्रोच करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आप देखें, तो हम समराइज कर रहे हैं सारी गुफ्तगू को कि अगर आपको मालूम हो जाए कि ग्रुप अबिलियन है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नीलपोटेंट हो जाएगा, वेदर द ग्रुप इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिजल्ट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम R2 लेते हैं, R2 चूंकि नीलपोटेंट है, R2 आप जानते हैं ज्योमेट्रिकली क्या होता है, आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, यानी कि एक कार्टेशियन प्लेन जिसको आप बोलते हो। अब कार्टेशियन प्लेन तो सारे का सारा नीलपोटेंट हो गया। ठीक है, अब उसके सब ग्रुप्स की अगर हम बात करें, विजुलाइज करें, जैसे मैंने ये H लिया, H मैंने क्या लिया, x0 के पेयर्स, यानी कि वो पेयर्स सारे के सारे जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, हमारे पास वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये बेसिकली H जोन सा ये एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन है किसकी, x एक्सिस की। और ये चूंकि G का सब ग्रुप है और G चूंकि नीलपोटेंट है तो लिहाजा H हमारे पास क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस भी जोन सा होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। ऐसे ही ये बात आप एक्सटेंड कर सकते हैं R3 में। अब R3 में ना सिर्फ आपके पास 3 एक्सिस आते हैं बल्कि 3 प्लेन्स भी आते हैं, बल्कि वहां पे 3 क्या आते हैं, प्लेन्स भी आते हैं। तो तीनों एक्सिस और तीनों प्लेन जोन से हैं, वहां पर जोन से हैं आपके पास क्या होंगे, नीलपोटेंट होंगे, क्योंकि R3 खुद क्या है, नीलपोटेंट है। और इस रिजल्ट की मदद से जो रिजल्ट अभी हमने साबित किया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ नीलपोटेंट इज नीलपोटेंट, तो वो भी क्या होंगे, हमारे पास नीलपोटेंट होंगे। तो इस तरह हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केसेस में इस बात को ऑब्जर्व कर लिया कि अगर ग्रुप नीलपोटेंट होगा तो उसका हर सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस हवाले से नीलपोटेंट ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक मजीद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।